तो गाइस अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि दो चार्जेस आपस में, दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि दो से ज़्यादा अगर चार्जेस हो, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चे लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर आपको किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स उस चार्ज पे कितना लग रहा है, तो वो क्या होगा, वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्सेस का आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सपोज Fn तक लग रहे हैं, ठीक है, सबका वेक्टर सम कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चार्ज में नेट फोर्स कितना लग रहा है। सपोज आपका एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसकी ये पोजीशन है प्लस क्यू की। अब इसका क्या है, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, और यहाँ पर एक चार्ज Q3 है। Q1, Q2, Q3। ठीक, सपोज Q1 को अपन मान लेते हैं पॉजिटिव है, Q2 को मान लेते हैं नेगेटिव है, Q3 को मान लेते हैं पॉजिटिव है, और अपना जो Q है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो कि ये जो Q चार्ज रखा हुआ है आपका प्लस Q चार्ज, उसको Q1 के कारण एक फोर्स लगेगा, Q2 के कारण भी लगेगा, और Q3 के कारण भी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस को मार्क कर लेते हैं। तो देखो ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज R1 है, फोर्स किधर लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अवे लगेगा ऐसा। ठीक, ये हो गया F ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन के साथ। अब Q3 क्या है, नेगेटिव है, दोनों को एक लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसको बोल देते हैं अपन F3। ठीक है, और Q2 के कारण क्या है, ये देखो लाइन ज्वाइनिंग बना दी है ये, तो अब इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका F2, है ना। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि नेट फोर्स जो इस चार्ज को महसूस होगा वो कितना होगा, ये सारे तीनों फोर्सेस का इंडिविजुअल का क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्जेस का बहुत सारा सिस्टम हो तो हम लोग इस प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स हम लोग किसी भी चार्ज पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू principle of superposition, net force acting on a charge due to multiple point charges is vector sum of individual forces applied by each charge। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक बार हम लोग फोर्सेस को मार्क कर लिए बच्चों, और चार्ज का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन मार्क कर लिए, तो बस हमारा करना का क्या बच जाता है, अब इसका वेक्टर सम करना है। तो अगर आप वो लगाना चाहते हो, वेक्टर को ऐड करने का कई फॉर्मूला है बच्चों लोग, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो अगर दो फोर्सेस है तो। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो फिर अलग अलग लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग एक लामीस थ्योरम करके, जब मैं सवाल बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लामीस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या आप सिंपली वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लीजिए और सारे फोर्सेस को क्या कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर नेट सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इससे भी हम लोग को नेट फोर्स पता चल जाएगा। तो कई तरीके हैं बनाने के लिए, सवालों में हम लोग देखेंगे इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये बच्चों लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चे लोग अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल बना लेते हैं। तो एक बार रिकैप करते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं। हम लोग पढ़े हैं बच्चे लोग सबसे पहले तो चार्ज के बारे में। ठीक, फिर कैसे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, 6 मेथड्स हम लोग पढ़े थे, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और चार्ज कितना होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। ठीक है, चार्ज के बारे में। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, कूलम्स लॉ, है ना,
कि दो अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसा लग रहेगा। और कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी भी देखें, जैसे कि अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो कुछ के टाइम्स कम हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखें अभी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर सब के कारण टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा उसको निकालने का तरीका, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इससे रिलेटेड सवाल बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ सवाल चार्जेस से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरेटिकल रहेंगे, चार्जेस से जो सवाल रहते हैं जनरली थ्योरेटिकल रहते हैं। देखते हैं तो क्या बोला है, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को आप जमा करोगे तो आपका 1 कूलम आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखो हम लोग लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ चुके हैं बच्चों लोग। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या था, Q बराबर n टाइम्स E, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना रह सकता है, 1 2 3 इसके मल्टीपल में रहता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, ऐसा होगा। तो देखो हमको टोटल चार्ज कितना करना है, 1 कूलम करना है। तो सपोज हमको n इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जमा करोगे तो उनका कलेक्टिव चार्ज कितना होगा, -1 कूलम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों लोग, इफ वी कॉम्ब अवर हेयर ऑन अ ड्राई डे एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम्ब अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर वाई। तो देखो जब हम लोग ड्राई हेयर में बच्चों कॉम्ब को रब करते हैं ना, तो कॉम्ब क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्ब से हमारे हेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो सपोज एक बिट्स ऑफ पेपर रखा है, छोटा सा पेपर रखा है, छोटा है मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि दिख सके उसमें डायग्राम, है ना। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, अब इसके अंदर आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, सो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये कॉम्ब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का हो गया, तो ये क्या करेगा, जो कॉम्ब के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वो इस तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक। और उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, ये पेपर जाके कॉम्ब से चिपक जाएगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, वो जो पेपर रहता है, बिट ऑफ पेपर, वो कॉम्ब से चिपक जाता है। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वापस वो कॉम्ब से अलग हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद चिपके ही नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो जो कॉम्ब को हम लोग हाथ से पकड़े हुए हैं और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं ना, तो अपना जो कॉम्ब में जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे, और ज़मीन से इलेक्ट्रॉन आके जैसे ही इसको ग्राउंड से न्यूट्रल कर देंगे तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करना क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हम लोग ये पढ़े, देखो कि लाइक चार्जेस होते हैं बच्चों लोग, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हम लोग को ये बोला है भाई कि क्या टू सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं कभी भी। तो देखो बच्चों ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, देखो सपोज एक बॉडी का अगर चार्ज जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी चार्ज उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, हाई पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी भी बॉडी चार्ज है लेकिन उसमें चार्ज थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज का कंसंट्रेशन एकदम ज़्यादा है बच्चों, चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और सामने वाले में कम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लेकिन कम पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो क्या करेगा, इन कम पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ढकेल देगा दूसरी तरफ, ठीक। और क्या करेगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपने तरफ इंड्यूस करा लेगा, अपने तरफ क्या करेगा, इंड्यूस करा लेगा, इस तरफ खींच लेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या लग सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इसीलिए बॉडी में अगर आप नेट चार्ज देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी नेट पॉजिटिव ही चार्ज है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा चार्ज है, बॉडी साइज भी बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा चार्ज थे, तो वो क्या किया, दूसरे जो पॉजिटिव चार्ज कम थे उनको ढकेल दिया, और ढकेलने के बाद क्या किया, नेगेटिव चार्जेस को अपने तरफ बुला लिया। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। तो भले ही दोनों चार्जेस, दोनों बॉडीज अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में लगेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये कि डज इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी चेंजेस। तो भाई देखो
इलेक्ट्रॉन जो है, भले ही जब चार्ज होता है कोई बॉडी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन भले ही बहुत हल्का होता है, उसका मास अगर प्रोटॉन के कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता तो है ना 9.31 इंटू 10⁻³ kg। और अगर ये किसी चीज़ से सपोज कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपने मास के साथ ही आएंगे ना, तो क्या होगा, बॉडी का मास बढ़ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका न्यूट्रल के मुकाबले अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास क्या होता है बच्चों, चेंज होता है बॉडी का। अगर आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है बॉडी, तो चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल के कंपैरिजन में अलग होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास भले ही कम है लेकिन मास कुछ ना कुछ तो होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट चार्जेस क्या दे दिया, 2 पॉइंट चार्जेस दे दिया बच्चों, Q1 20 माइक्रो कूलम और आपका Q2 ये बच्चों है 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो मतलब देखिए एक कूलम चार्ज होता है ना, वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो हम लोग जनरली जब इन प्रैक्टिकल भी जब आप चार्जेस देखोगे ना, किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज है या ये सब, तो माइक्रो कूलम्स में ही रहता है। माइक्रो का मतलब होता है आप जानते होंगे 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों की पोजीशन दे दिया गया है जहां उनको प्लेस किया गया है, ठीक है। पहले का जो पोजीशन है वो क्या है बच्चों, -1,1,1,1। दूसरे का पोजीशन दे दिया है 3,1,-2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, सपोज ये है 0,0। अब बच्चों आपको सपोज एक Q1 का पोजीशन दे दिया है, ये है Q1 का पोजीशन क्या है, -1,1,1, ठीक। तो क्या हम लोग इससे पोजीशन वेक्टर इसका लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, लिख देते हैं R1 -I + J + K। या कैप भी लगाना है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए, कैप भी लगाना है यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब ये हो गया आपका Q1। अब दूसरा जो चार्ज है वो Q2 कहाँ रखा है, 3, 1, -2 पे। सपोज किधर भी बना दो, ये रखा है Q2 3, 1, -2। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बच्चों, 3I + J कैप -2K, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर दूसरे का। अब हमको ये बोला है कि हम लोग को एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक, जिसका फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2। Q2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके कारण। देखो दोनों ही चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दिए, लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। अब Q2 पे Q1 के कारण फोर्स कैसा लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा लगेगा अवे, तो ये हो गया F/2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, इन्हें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और यूनिट वेक्टर भी निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अलोंग हो। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं बच्चे लोग, वेक्टर फॉर्म अपन डेरिवेशन भी किए थे। तो क्या था, K Q1 Q2 बाय जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी बेसिकली क्या करते थे, R2 - R1 का होल क्यूब, जो मैग्नीट्यूड होगा R2 - R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका होल क्यूब, इनटू वेक्टर, जैसे अपने को फोर्स निकालना है 2 ड्यू टू 1 पे, तो ऊपर क्या करते थे R2 - R1, जिस पे फोर्स निकालना रहता था उसके पोजीशन वेक्टर को पहले लेते थे और जिसके कारण निकालना रहता था उसके पोजीशन वेक्टर को बाद में लेते थे, ठीक है। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। K का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 20 माइक्रो कूलम और एक दिया है 25, तो 20 × 25 इंटू माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 और -6 हो जाएगा 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय, अब R1 - R2 - R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो 3I - I माइनस प्लस हो गया तो क्या आया 4I, ये निकाल रहे हैं R21, ठीक है। J - J क्या हो गया 0J, ठीक, -2K - K क्या हो गया -3K, ठीक। तो ये आ गया 4I - 3K, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये तो 0 है, 16 + 9 का अंडर रूट, तो ये आ गया बच्चों 5, 16 + 9 5 होता है, 25 होता है, 25 का अंडर रूट 5 आ गया।
तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 5 का क्यूब इनटू डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए R2 माइनस R1 लिखना है, तो क्या आ जाएगा 4i माइनस 3k। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो ये 25 5 का स्क्वायर से कट गया, 5 ये हो गया 4 और 9 4 कितना होता है बच्चों, 9 4 होता है 36 इंटू 10 का पावर 9 और माइनस 12, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। ठीक है, और ये आ गया 4i माइनस 3k। ठीक, तो ये अपने फोर्स का वैल्यू आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर भी निकालना है। खाली क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखो फोर्स तो अपने को पता ही है क्या है, 4i माइनस 3k। फोर्स किस डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है अपने को पता है ना, 4i माइनस 3k। तो इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो वेक्टर आया है उसके मैग्नीट्यूड जो 5 से उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 4/5i माइनस 3/5k। तो ये यूनिट वेक्टर भी निकल गया 2 1 के डायरेक्शन पे, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकल गया डायरेक्शन के साथ। ठीक है, और अगर खाली मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड इस 36 से 5 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोला है अगले सवाल में, 2 पॉइंट चार्ज, अच्छा तो वही आ गया क्या, सॉरी पेज डाउन। ठीक, ये अगला सवाल। अब देखो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का है। ठीक है, तो क्या बोला है, अब 3 चार्जेस है, कितने चार्जेस 3, ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड इन कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें 3 चार्जेस रखे हुए हैं q चार्जेस के, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, A fourth charge Q is placed at the center of the triangle, यानी सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे एक फोर्थ चार्ज रख दिया बच्चों कैपिटल Q। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है, इफ Q इज इक्वल्स टू -Q विल द चार्जेस एट कॉर्नर स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम इट, पहले बताना है। तो अगर हम लोग ये सेंटर पे जो चार्ज रखें उसका वैल्यू अगर -Q हो तो ये किस तरफ जाएगा हम लोग को ये बताना है। तो क्या करते हैं बच्चों, कोई एक कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज को पकड़ लिए, सपोज इसको पकड़ लिए, अब इस पे नेट फोर्स अपन जो लग रहा है वो निकाल लेते हैं, और नेट फोर्स निकालने के बाद जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी डायरेक्शन नेट फोर्स का आ रहा होगा उसके अलॉन्ग ये मूव करेगा। ठीक है, तो देखो इस क्यू के कारण इसको फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐसा अवे लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों, अवे लगेगा। ये लिख लिए एफ ड्यू टू एक छोटा क्यू। ठीक, ये क्यू चार्ज है, इसके कारण किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, एफ इंटू क्यू हो गया। और ये जो -Q चार्ज है, ये जो -Q चार्ज है ये ऐसे बनाए लाइन जॉइनिंग देम, तो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स क्या लगेगा नीचे। ठीक, अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इन लोग का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो ये जो डिस्टेंस होता है इसको सपोज अपन a ले रहे हैं, h का लेंथ क्या ले रहे हैं a, तो FQ क्या हो जाएगा बच्चों, FQ हो जाएगा k, Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज सेम है तो KQ स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है तो क्या आएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो FQ का वैल्यू तो अपने को निकल गया। अब ये जो F है -Q के कारण ये निकालते हैं, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अलग है, तो हम लोग जानते हैं सेंटर पे रखा हुआ है, तो आप जानते हैं ये जो एल्टीट्यूड होता है वो सेंट्रॉइड से 2:1 पार्ट में कटता है, डिवाइड होता है 2:1 पार्ट में, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड क्या होगा आपको पता है 60 डिग्री एंगल होता है, ये a है हाइपोटेनस, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ जाएगा √3/2a, तो 2/3 ऑफ √3/2a, तो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा a/√3। ठीक है, तो -Q के कारण जो फोर्स लगेगा, -Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और कितना लगेगा इसको डैश बोल देते हैं, KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 3KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं बच्चे लोग, देखो जो ये ऊपर वाला चार्जेस था उसको इस वाले क्यू के कारण एक इधर फोर्स लग रहा था जो कि कितना था KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर,
एक इधर लग रहा था जो कि कितना था के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एक कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है जो कि क्या है 3KQ बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजोल्यूशन। तो ये वर्टिकल एक्सिस बना लिए और ये क्या बना लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पर एंगल निकालना इसलिए आसान है क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चे लोग अपने को। ठीक है, तो देखो ये एंगल अपने को 60 पता है, तो इसका जो आधा होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 होगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 30। तो ये एंगल होगा 30, ये एंगल होगा 30। ठीक है, अब देखो इसके दो कंपोनेंट करते हैं अपन। तो देखो एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा पहले वाले का। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस 30, और ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन 30। वैसे ही इस वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, सेम KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन 30, और ये वाला आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस 30। अब क्या होगा, ये नहीं, ये वाले फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, तो क्या जाएगा √3/2। तो क्या होगा, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आएगा √3KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे बस में, तो ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गया, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो अपवर्ड फोर्स इतना लग रहा है बच्चों, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, 3KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बड़ा कौन है, √3 की 3 बड़ा है, तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये किसके तरफ जाएगा, टुवर्ड्स -Q चार्ज जाएगा। भाई बस समझ में, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स क्या जाएगा, -Q चार्ज पे जाएगा। ठीक, दूसरा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q एट O विल द चार्जेस रिमेन स्टेशनरी। ठीक, तो हम लोग तो ये निकाल ही चुके हैं बच्चों, इस Q और इस Q के कारण, दोनों Q के कारण ये वाले चार्ज को अपवर्ड फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, और कितना लग रहा है, √3KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बच्चों सपोज अगर ये चार्ज -Q डैश होता, तो उसको अगर ये उतने ही फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करता, तो नेट फोर्स इसमें क्या हो जाता, 0 हो जाता कॉर्नर वाले चार्जेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स 0 करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, देखो फोर्स ड्यू टू, ये जो दोनों Q मिला के जो फोर्स लगा रहे थे वो किसके कारण होना है, फोर्स ड्यू टू Q डैश होना है। तो ये कितना होगा, √3KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये क्या करते हैं 3KQ इंटू Q डैश बाय ए स्क्वायर, है ना, a बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/a आ जाएगा। ठीक है, बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब एक Q से एक Q कट गया, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये √3 से ये क्या हो गया, √3 हो गया। तो Q डैश बराबर क्या है बच्चों, K से K भी कट गया, तो क्या आया Q बाय √3, और नेगेटिव होना चाहिए तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर Q डैश का वैल्यू -Q बाय √3 होगा, तो वो क्या करेगा, नेट फोर्स जो होगा एज वाले चार्जेस पे, कोई भी एज पे रखा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों लोग अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इसमें, 2 सिमिलर वेरी स्मॉल कंडक्टिंग स्पीयर्स हैविंग चार्जेस 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 2 स्पीयर्स हैं बच्चों, एक है 40 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -20 माइक्रोकूलम, दोनों आइडेंटिकल है, सिमिलर है। ठीक है, आर सम डिस्टेंस अपार्ट, पता नहीं कितना है लेकिन सम डिस्टेंस अपार्ट है, तो अपन क्या ले लेते हैं, चलो दोनों d डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, d डिस्टेंस अपार्ट, नाउ दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, तो दोनों को फिर टच करते हैं और फिर सेम डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो बताना है द रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल फोर्स बिटवीन देम क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो पहले फर्स्ट केस का क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, के चार्ज है Q1 चार्ज कितना है, 40 माइक्रोकूलम, 40, दूसरा क्या है -20 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो 20 लेके चलते हैं, और माइक्रो मिला के 10 का पावर -12 हुआ, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D स्क्वायर। ठीक, अब सेकेंड केस, तो बच्चों हम लोग वो प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कि ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। तो क्या होगा देखो, जब दोनों स्पीयर को हम लोग टच करा देंगे, दोनों स्पीयर को हम लोग क्या करेंगे, टच करा देंगे, तो क्या होगा, इन लोग में कंडक्शन होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि दोनों कंडक्टिंग स्पीयर्स हैं। क्वेश्चन में दिया है ना कंडक्टिंग स्पीयर्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कंडक्टिंग स्पीयर्स। तो आपस में चार्ज कंडक्ट होगा, और कब तक कंडक्ट होगा, जब तक दोनों में चार्ज सेम नहीं हो जाता। सेम चार्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, दोनों स्पीयर्स भी सिमिलर हैं। आगे चैप्टर्स में हम लोग ना कैपेसिटर पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग स्पीयर का साइज़ अलग अलग होता है ना, तो उनका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो फिर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, चार्ज ट्रांसफर होता है, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं Q1 Q2। अभी क्योंकि सिमिलर बोल दिया है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, यानी दोनों की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज सेम होगी, तो दोनों में जब तक इक्वल चार्ज नहीं हो जाता तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल चार्ज कितना है इसमें 40 या -20, जब दोनों को जोड़ दिए तो मिला के कितना चार्ज हो गया, 40 - 20 मतलब हो गया 20 माइक्रोकूलम हो गया। तो क्या होगा, आधा इसको मिल जाएगा, आधा इसको, तो 10 माइक्रोकूलम इसको, 10 माइक्रोकूलम इसको। तो बच्चे लोग अब दोनों को सेम क्या कर दिए, फिर डी डिस्टेंस अपार्ट रख दिए। अब इसमें 10 माइक्रोकूलम है, इसमें भी क्या है 10 माइक्रोकूलम है। तो क्या होगा, फोर्स F डैश K 10 × 10 माइक्रो का हो गया 10 का पावर -12 और d का स्क्वायर। अब हमको रेशियो निकालना है। ठीक, तो F/F डैश, K से K कट गया, ठीक है, 0 0 0 0 उड़ा दो, d स्क्वायर उड़ गया, 10 का पावर -12 10 का पावर -12 उड़ गया, 4 2 से कितना आया 8/1। तो आपका रेशियो आ जाएगा बच्चों 8:1। नया फोर्स डिवाइड पुराना फोर्स डिवाइडेड बाय नया फोर्स। तो हमको रेशियो क्या बोला है, इनिशियल टू फाइनल बोला है, तो सही है, इनिशियल टू फाइनल 8:1। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r in air exert a force of F on each other. The value of r at which they experience force 4F when placed in a medium of dielectric constant 16 K = 16 is। तो बच्चों ये अपना डाइलेक्ट्रिक वाला इक्वेशन, डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक मतलब अपन ये पढ़े थे ना कि अगर एयर में दो चार्जेस को रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स F लग रहा है, और अगर वही हम लोग दोनों के बीच का मीडियम को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता था, फोर्स K टाइम्स कम हो जाता था, और इसी K को जितना टाइम्स वो कम होता था उसी को क्या बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए ये सवाल कैसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो दो सिचुएशन दिया है, पहला और दूसरा लिख लेते हैं। तो 2 पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो r है, और फोर्स कितना एग्जर्ट करें एक दूसरे पे F, और रखे कहाँ पर है, एयर पे। तो एयर पे अपन जो वो रहेंगे वैल्यू कांस्टेंट का, वो क्या लेंगे 1/4πε0। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ r, यानी यहाँ पर नया r डैश अपने को निकालना है कि दोनों चार्जेस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करें, 4F चार्ज, यानी 4F फोर्स एक्सपीरियंस करें। और यहाँ पर जो है कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू K हो जाएगा भाई, K मल्टीप्लाई हो जाता था ε0 पे, क्योंकि फोर्स K टाइम्स कम हो जाता था। ठीक, बस अब कूलम्स लगा देते हैं फर्स्ट और सेकंड केस के लिए। तो F बराबर क्या होगा, K, अब K नहीं लिखेंगे ना, K का वैल्यू डालना पड़ेगा पूरा, तो क्या लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 जो भी चार्जेस हैं बाय r²। ठीक, और F डैश नया फोर्स कितना है 4F, बराबर होगा 1/4πε0 इंटू K। ये जो K है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसके जगह क्या लग देंगे 16 इंटू Q1 Q2 बाय, अब नया हो गया कैपिटल R²। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं डिवाइड, तो F कट गया, क्या बचा 1/4, 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, Q1 Q2 कट गया। तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर है, ये बड़ा r² ऊपर चले जाएगा और छोटा r² नीचे आ जाएगा, और ये 16 भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू 4, 1/16 इंटू 4, और r² ऊपर चले जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कैपिटल R²। तो r² का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, r का वैल्यू आ जाएगा r/8, अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा r/8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 20 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो अपना एक वे बना लेते हैं, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब क्या बोला है, x एक्सिस पे 20 पॉजिटिवली चार्ज फिक्स है, 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे 20 तक।
तो 1 मीटर पे एक होगा, फिर 2 मीटर पे एक होगा, फिर 3 मीटर पे एक होगा, फिर 4 मीटर पे एक होगा। ठीक है, पहले पार्टिकल का चार्ज क्या है 1 इंटू 10 का पावर -6। ठीक, दूसरे का कितना है 8 इंटू 10 का पावर -6, तीसरे का क्या है 27 इंटू 10 का पावर -6 है ना। तो ये ऐसा चलते जा रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला वाला क्या होगा 4 का क्यूब होगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर ओरिजिन पे अपन क्या रख लिए 1 कूलम का चार्ज रख दिए, तो अपने को क्या पूछा है नेट फोर्स किस पे लग रहा है। तो बच्चों ये भी मल्टीपल चार्जेस हैं, उसके कारण किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर भी हम लोग का लॉ ऑफ यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं एफ नेट बराबर ये लिखना पड़ेगा ना F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले F1 लिखते हैं। F1 कितना होगा K, है ना, K तो कांस्टेंट है। Q1 Q2, तो ये तो पहला वाला चार्ज तो 1 कूलम है तो 1 ही लिखेंगे। दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा 10 का पावर -6, 1 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर आए। ठीक, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर प्लस दूसरा वाला चार्ज के लिए कैसे लिखेंगे K तो लिखेंगे Q1 Q2, तो 1 इंटू 8 क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -6, नहीं 10 का पावर -12 होगा बच्चों, क्योंकि नहीं -6 ही होगा, क्योंकि ये 1 कूलम है ना, 1 माइक्रो कूलम नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा। तो 10 का पावर क्या रहेगा -6। ओके, ये भी -6, 8 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, तो ये 4 2 जा उड़ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा K इंटू तीसरा चार्ज है 27, तो 27 इंटू 10 का पावर -6 बाय ये डिस्टेंस हो गया 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये कट जाएगा 3 से। तो बच्चों देखो पैटर्न बन गया 1 इंटू 10 का पावर -6, 2 इंटू 10 का पावर -6, 3 इंटू 10 का पावर -6, 4 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा अगला, है ना, प्लस 5K इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा अगला, ऐसा चलेगा। तो अपन क्या करते हैं K को कॉमन निकालते हैं, 10 का पावर -6 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसा कहाँ तक जाएगा बच्चों 20 तक जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वो बन गया, क्या बोलते हैं AP का सम निकालना है। तो ये हो गया आपका K का वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -6, और ये AP का फॉर्मूला लगा दो, तो टोटल 20 टर्म्स है, तो 20/2 n/2 2a A क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 20 -1 तो 19 इंटू डी का वैल्यू भी क्या है 1। ठीक, तो ये लग गया आपका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 9 इंटू 9 और 6 क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, ये 20/10 क्या हो जाएगा बच्चों 10, 2 इंटू 1 2, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना हो गया 210, तो 210 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 3, इतना न्यूटन आपका फोर्स लगेगा, नेट फोर्स किस पे, जो 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसा टाइप का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड भी दे सकता है बच्चों लोग कि अलग अलग सीरीज बन जाए ना। अभी तो AP बन गया, किसी में GP भी बन सकता है, HP बन जाएगा, या कुछ ऐसे टाइप का बन जाएगा, यानी सीरीज बन जाएगा। जैसे एक्सपेंशन नहीं होता किसी log x का एक्सपेंशन, बाइनोमियल में अपन पढ़ते हैं log x का, sin x का, sin 1 + x का, किसी का भी एक्सपेंशन भी बन सकता है। तो याद रखना ऐसे बनाएंगे हम लोग ऐसा वाला सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, मतलब अपने पास टोटल 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 15 5 10 10 कुछ भी कर सकते हैं। एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, सम डिस्टेंस वो फिक्स है। इफ द चार्जेस एक्सपीरियंस मैक्सिमम कोलम्बियन रिपल्शन, द चार्जेस शुड बी क्या होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब ऐसा मत चालू हो जाना है ना कि 5 और 15 का फोर्स निकाले, 10 और 10 बीच फोर्स निकाले, 12 और 8 का फोर्स निकाले, ये दोनों के बीच जो मैक्सिमम वैल्यू आया उसको टिक लगा दी। ऐसा भी कर सकते हो, वैसे ऑप्शन है तो, लेकिन लेंदी। तो देखो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा कुछ चीज़ पूछता है तो बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा में क्या कॉन्सेप्ट है आपको कि आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, एक इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट चीज़ होगा वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर देखो हमको किसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, फोर्स को, मैक्सिमम कोलम्बिक रिपल्शन, यानी फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों जो हम लोग टुकड़े बनाए हैं ना Q1 Q2, उस पर डिपेंड करेगा।
रही बात में, Q1 Q2 जो टुकड़े बनाए हैं उस पर डिपेंड करेगा, यानी फोर्स का एक फंक्शन बनाएंगे चार्ज के टर्म्स में, ठीक। और उसके बाद क्या कर देंगे, क्योंकि इस पे फोर्स की वैल्यू Q पे डिपेंडेंट है, फिर मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है बच्चों, dF/dq करेंगे, उसको जीरो से अपन इक्वेट कर देंगे तो अपने को Q की वैल्यू मिल जाएगी, फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे मैक्सिमा है कि मिनिमा, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, 20 माइक्रोकूलम को क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो सपोज बच्चों आपका 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो आप एक टुकड़ा बना दिए जिसका चार्ज Q है, ठीक है, एक टुकड़ा बना दिए जिसका चार्ज Q है, तो भाई दूसरे टुकड़े का चार्ज कितना हो जाएगा, 20 - Q हो जाएगा, ठीक, माइक्रोकूलम में, ओके। तो अब दोनों d डिस्टेंस अपार्ट है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा ये लिखते हैं कूलम्स लॉ से फॉर्मूला। तो K Q1 Q है 20 - Q बाय दोनों के बीच सपोज डिस्टेंस R है, तो क्या लिख लिए, R का स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब ये F किस पे डिपेंडेंट है, इस Q पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, F बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो क्या आएगा, K/R² तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो, यह आ जाएगा 20Q - Q स्क्वायर। अब क्या करो बच्चों, dF/dq कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, 20Q का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 20 - Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2Q, और इसको कैसे इक्वेट कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो बच्चों 20 - 2Q बराबर 0 हुआ, तो 2Q बराबर हो गया 20, तो Q बराबर आ गया 10 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोकूलम में चल रहे थे ना, तो Q का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 10 माइक्रोकूलम। तो एक टुकड़ा होगा 10 माइक्रोकूलम का, तो दूसरा भी टुकड़ा कितने का होगा, 10 माइक्रोकूलम का। तो ये बच्चे लोग आंसर अपना आ गया। अब ये मैक्सिमा होगा मिनिमा, ये बनाने के लिए अपन चेक भी कर सकते हैं बच्चों, तो ये तो शॉर्टकट है सीधा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो भाई एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला Q कांस्टेंट हो गया, अब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, है कि नहीं। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों K/R² 20 का हो जाएगा 0, और -2Q का -2 बचेगा। K और R हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये आ गया -2, तो नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, मतलब फोर्स क्या होगा, इस 10 माइक्रोकूलम पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो वही तो अपने को निकालना था, ठीक है। तो ये जनरली चेक करने का ज़रूरत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया करो, जैसे ऐसा लिखा है ax² + bx + c, ठीक है। तो इसका बच्चे लोग ये ऐसा बनेगा ना, अपवर्ड y = x², तो अपवर्ड पैराबोला, तो इसका भाई मिनिमम ही वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो इसका मिनिमा ही आना है। और अगर ऐसा दिया है -ax² + bx + c, तो बच्चों इसका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, सॉरी उल्टा बना दिया, इसका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम कहाँ जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है बच्चे लोग, तो देखो आपके पास क्या है, 5 नंबर्ड बॉल्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स उनको अपन सस्पेंड किए। पेयर 1 2 2 4 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पेयर 1 2 2 4 और 4 1 है ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, पेयर 1 2 2 4 और 4 1 अट्रैक्टिव फोर्स शो कर रहे हैं, और 2 3 और 4 5 रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो हम तो ये श्योर है कि 2 और 3 ऑपोजिट चार्ज के होंगे, और 4 और 5 क्या होंगे, ऑपोजिट चार्ज के होंगे, सेम चार्ज के होंगे, सॉरी सेम क्या होंगे, सेम चार्ज रिपेल करते हैं ना, सॉरी। तो ये दोनों सेम के होंगे पता है। अब देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, मे बी न्यूट्रल, मस्ट बी मेड ऑफ मेटल। देखते हैं क्या होगा। तो देखो 1 और 2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बोला है अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो या तो ये नेगेटिव हो या तो न्यूट्रल हो तो भी चलेगा। क्यों बच्चों, अभी हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, क्या देखे थे कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाजू में एक न्यूट्रल चार्ज भी रख दो, जैसे कॉम का केस था ना, कॉम और हेयर का, तो भी तो अट्रैक्ट कर लेता है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी, मे बी न्यूट्रल। पॉजिटिव हो ये भी ज़रूरी नहीं, नेगेटिव हो ये भी ज़रूरी नहीं, कोई चार्ज नहीं हो तो भी चलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, मे बी न्यूट्रल। तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा अगर न्यूट्रल होगा तो, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो भाई
हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव तो रिपेल कर दे, ये हमेशा लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, कब करेगा? तो इसमें चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे हमको मतलब नहीं। अगर ये न्यूट्रल है और ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कुछ भी हो जाए, हमेशा इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके बच्चों, तो ये दिमाग में रखेंगे। तो 4 भी अगर कोई भी चार्ज का होगा तो भी क्या करेगा, 4 प्लस हो या माइनस हो, वो भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट ही करेगा, है ना। इसीलिए देखो 1 2 और 4 1 में क्या बोला है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। 4 1 और 1 2 में, यानी 2 भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और 4 भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हमको ये पता है 2 और 4 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, ये वाला तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये वाला तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये 1 हमको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, तभी वो दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों उसको अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है।